लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि जो ये हमारी वीडियो होगी वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में होगी। बट उससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके थे, वो अगेन जस्ट उसे रिकॉल करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। मैं जस्ट उनके जो मेन हेडिंग्स हैं, उनके नेम्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें हमने डिस्कस किया था जी कि जो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और देन वो डिस्कस करके जो बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो थी उस पे जो हमारा फोकस था या मेन कंसर्न रहा है वो कारपोरेट गवर्नेंस पे था, सर्बिल्स ऑक्सली एक्ट पे था। इसी तरह अगर हम उस पर बात करें तो एजेंसी थेरी या एजेंसी जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने डिटेल में देखा था। आज का जो हमारा सेशन है जी, इसमें हम जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसकी बात करेंगे। अ, वैसे तो काफ़ी हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन अगर लीगली बात करें तो हमारे पास ये मेन 3 टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे सामने नज़र आ रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अ, इसी तरह जो है वो पार्टनरशिप्स हैं, और देन कॉर्पोरेशंस हैं। पार्टनरशिप्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती है, लेकिन हम मेनली जो है वो जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, तो वो हमारे पास 2 तरह की हो सकती हैं। जनरल पार्टनरशिप होती है और दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अलावा और भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। जैसा कि हम अगर बात करना चाहें तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, एलएलसी। इसी तरह एस कॉरपोरेशंस भी होती हैं, एस कंपनी जिन्हें कहा जाता है, यानी कि स्मॉल कंपनीज जो यूएसए में होती हैं। सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं, एसएमसी। तो ये काफ़ी सारी और टाइप्स होती है, लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 3 ही या 3 टाइप्स ही हैं बिजनेस की। एक हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेटशिप। अब देखते हैं वन बाय वन के ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं इनमें क्या चीज़ें एक दूसरे से वेरी करती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा कि नेम से शो हो रहा है कि इसका एक ही ओनर होगा। अ, बहुत ही इजी है बिजनेस को स्टार्ट करना। डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा इजी होती है। जब दिल किया स्टार्ट कर लिया, जब दिल किया बिजनेस को वाइंड अप कर लिया। कोई लीगल उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्ट करने की, जैसा कि बाकी बिजनेसेस में होती हैं। यहाँ पर लीगल की बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इल्लीगल बिजनेस कर सकते हैं या स्मगलिंग में जैसा कि इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा कि कुछ बिज़नेसेस हम कॉर्पोरेशन की बात कर लें, तो अंडर द कह लीजिए कि कंपनीज़ ऑर्डिनेंस जो है वो 1984, काफ़ी सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो अगर बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। आपको उन कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है, देन जाकर आप कॉर्पोरेशन का जो बिज़नेस है, वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह कह लीजिए कि अगर प्रोप्राइटरशिप की बात कर लें, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, तो इसमें ऐसा नहीं है। आप आज बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लीगल है, तो वो आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर वो लीगल नहीं है, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। वो तो ख़ैर अगर बिज़नेस है ही इल्लीगल है, तो आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते, भले वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको बिज़नेस अपना जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो डिटेल्ड रिक्वायर्ड होती है, उस तरह की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एक ही ऑनर है, तो वो ही जो सॉरी क्योंकि एक ही ऑनर है, तो वही ऑनर जो है वो 100% जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेगा। तो वही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग के लिए, और जितनी भी उसने चीज़ें इसमें जो है लेकर चलनी है। इसमें अगर देखा जाए इसके बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस बिज़नेस को फ़ॉर्म करना बड़ा ईज़ी है, फ़ॉर्मेशन में कोई रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है। डिसीजन लेना हो तो कोई बहुत ज़्यादा टीयर्स नहीं होती है, इंडिविजुअल एक ही बंदा है, उसी को डिसीजन लेना होता है, तो क्विक डिसीजन जो है वो हो जाता है। इसी तरह जो बिज़नेस को प्रॉफ़िट होता है, उस पे जो टैक्स है, वो इंडिविजुअल जो इनकम है उसके लिहाज से टैक्स होता है। यानी कि टैक्स जो है वो जो ओनर का प्रॉफ़िट है, उस पे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये जो एडवांटेजेस की, यहीं पर यही फैक्टर्स हम इसके डिसएडवांटेजेस भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की है कि कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पड़ती तो क्विक डिसीजन हो जाता है।
लेकिन एक इंसान जो कह लीजिए कि जब किसी से कंसर्न नहीं करता, जब उसको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं मिलती, तो डेफिनेटली वो डिसीजन जो है वो उतना कंक्रीट नहीं हो सकता। जो आइडियाज़ आपको डिफरेंट एम्प्लॉय से या डिफरेंट मैनेजर से मिल सकते हैं, डिफरेंट ऑनर से मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पर वो आपको फैसिलिटी या ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, ये जो हम बेनिफिट, एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो हम सिर्फ जो मेन इसके हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात कर लें कि मनी जो है वो कैश जो है सिर्फ एक सिंगल ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट नहीं की जा सकती अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें। इसी तरह जो है वो अगर ऑनर की बात कर लें, तो जैसे ही ऑनर कह लीजिए कि उसकी डेथ हो गई या उसने किसी और बिजनेस में चला गया इसको छोड़कर, तो इस बिजनेस की भी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह इसकी अगर हम बात करें फाइनेंसिंग की, तो लोग इस बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इतना ट्रस्ट नहीं करते इस बिजनेस पे। डेफिनेटली बड़ी फर्म होती है, उसके ज़्यादा ऑपरेशंस हाई होते हैं, ज़्यादा मार्जिन होते हैं, ज़्यादा लोगों का बीच में कह लीजिए कि मनी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो बिज़नेस को, जो अदर पार्टीज़ होती है, फाइनेंस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जबकि इस बिज़नेस को, चूँकि ये बिज़नेस ज़रा छोटा होता है, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती सारी, तो इसलिए जो है वो लोग इसको फाइनेंस करना भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते और रिस्की होता है। अच्छा, लेकिन एक साथ और बात कर लें, तो ये जो उसने वर्ड यूज़ किया हुआ पर्सनली लायबल फॉर द बिज़नेस डेट्स, इसका मतलब ये है कि इस बिज़नेस की जो लायबिलिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, ये है अनलिमिटेड। अब आपको आइडिया होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसका मतलब होता है कि जो ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, जस्ट उस हद तक वो लायबल नहीं है, रादर बिज़नेस के अलावा जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी बिज़नेस के क्लेम को पे करने के लिए यूज़ हो सकती है। आपकी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है सपोज़ ₹1,00,000, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लोन है, उसको रीपे करने के लिए आप 1,00,000 तक ही अपने आप को जो है वो बाउंड करेंगे। तो अनलिमिटेड का मतलब है कि बिज़नेस के अलावा आपकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी यूज़ हो जाएँगी आपके बिज़नेस के लोन को पे करने के लिए, आपके क्लेम्स को पे करने के लिए। अ, इसको ऐसे कह लीजिए कि जो ओनर है, वो लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो बिज़नेस से और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, दोनों से डिफरेंट नहीं है। यानी कि दोनों सेम है। जो कुछ ओनर का है, वो बिज़नेस के क्लेम को पे करने के लिए यूज़ हो सकता है। जबकि हम कॉर्पोरेशन में जब बात करते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। आगे चलकर देखेंगे भी। वहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी अलहदा है और बिज़नेस की प्रॉपर्टी अलहदा है। लिमिट लगाई हुई है, इसलिए कॉर्पोरेशंस की लायबिलिटी को हम लिमिटेड कहते हैं। जबकि जो पार्टनरशिप और जो सोल प्रोप्राइटर है, इनकी लायबिलिटी हमारे पास क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है, अगर ओनर ए है, तो ए ओनर की जो ओनरशिप में अगर बिज़नेस है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका कोई भी और एसेट है, जो उसका प्राइवेट हो, जो उसका पर्सनल हो, वो सारे ही यूज़ हो जाएँगे बिज़नेस क्लेम को पे करने के लिए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कल को किसी ने भी अगर सू करना है बिज़नेस पे, तो वो अगर सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस का नेम है एक्स वाई ज़ेड, तो वो एक्स वाई ज़ेड बिज़नेस के नेम पे सू नहीं करेगा, वो ओनर के नेम पे सू करेगा। कल को आपने जो लोन अगले बंदे को पे नहीं कर रहे सपोज़, और आप हैं सोल प्रोप्राइटर, तो क्या होगा? वो जो काउंटर पार्टी होगी जिसने आपको फंड्स प्रोवाइड किए हुए थे, वो बिज़नेस के नाम पर आपके अगेंस्ट केस नहीं फाइल करेगा, तो वो करेगा आपके नेम पे, क्योंकि बिज़नेस और ओनर सेपरेट नहीं होते इसमें। किस पर्सपेक्टिव में? लीगल पर्सपेक्टिव में। लीगल पर्सपेक्टिव मीन जो कल को सू करना पड़ जाए, कोई आपका किसी के साथ कोई मसला बन जाए, तो वो आपको अगर कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर चलना चाहता है, तो सू तो करना है ना किसी पार्टी के किसी पार्टी के नेम। तो वो आपके अगेंस्ट सू करेगा, यानी कि आपके अपना जो नेम है। अब आपके नेम के साथ जो-जो चीज़ें आपकी ओनरशिप में आती हैं, वो सारी यूज़ हो सकती हैं बिज़नेस के क्लेम को पे करने के लिए। क्यों? इसलिए कि बिज़नेस की जो लायबिलिटी है, वो बिज़नेस की हद तक नहीं है, रादर जो कुछ ओनर के नाम पे है वहां तक है, यानी कि अनलिमिटेड, जो कुछ ओनर का है अनलिमिटेड।
तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1 लाख है, लोन लिया था 5 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए तक सिर्फ आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, रादर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेचकर भी 5 लाख रुपए पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एक कह लीजिए कि डिसएडवांटेज है। जबकि आगे हम देखेंगे कारपोरेशन में ऐसा नहीं। कारपोरेशन में क्या होता है, आपने बिजनेस में, आप मीन ऑनर, आपने बिजनेस के शेयर 1 लाख के परचेज किए हुए हैं, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होती है, 1 लाख रुपए। आपने भले लोन लिया, आपके बिजनेस ने, आपकी कंपनी ने लोन लिया 5 लाख का, सपोज आपने इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपए, सपोज आपकी लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपए की हद तक है। आप 5 लाख के लिए लायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आपकी लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन में क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो इसलिए आप वहां पर ये नहीं कहते जी कि मुझे तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो मेरी यूज हो जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी यूज नहीं हो सकती। हो सकता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी करोड़ों की हो, अदालत ये नहीं कहेगी यार आपका तो 5 लाख, आपके लिए क्या मसला है, करोड़ों रुपयों की आपकी प्रॉपर्टी पर्सनल है, तो आप वो भी जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे दे दें, इनको अदालत नहीं कह सकती। अखलाकी तौर पर आप देना चाहिए, अलग बात है, लेकिन एक कोर्ट आपको जो है फोर्स नहीं कर सकती। एज पर द लॉ आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से भी 4 लाख रुपए ऐड करके और 1 लाख बिजनेस का 5 लाख उसको दे दें। ऐसे आप पे बाइंडिंग नहीं है। किस वाले केस में, जब आपके पास कारपोरेशन की बात होती है। लेकिन अगर बिजनेस आपका ये हो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, तो जो कि लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड की वजह से आपको फिर जो कुछ आपके ऑनर्स के नेम पे है वो सारा कुछ बिजनेस के क्लिएंट्स को पे करने के लिए भी यूज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो है इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात भी कर लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बिजनेस और ऑनर सेपरेट है, भले वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मीन के आपके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, उनको बिजनेस के रिकॉर्ड के साथ मिक्स नहीं करेंगे। बिजनेस के एसेट्स भी हो सकते हैं और आपके पर्सनल एसेट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते वक्त आप पर्सनल एसेट्स को भी लिख दें बीच में। ऐसा नहीं है कि जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं या एक्सपेंसेस हैं उन्हें बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के साथ लिख दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पर्सनल रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जाएगा और बिजनेस का रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जाएगा, यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर्पस के लिए सेपरेट है कौन, ऑनर और बिजनेस। जबकि लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऑनर और बिजनेस सेम है, जबकि कारपोरेशन में जो है वो अकाउंटिंग में भी सेपरेट है और लीगल पर्सपेक्टिव में भी सेपरेट है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, मैंने कहा क्लियर कर दो प्लीज। अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा समझ सकते हो। मैंने एक अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की बात की है और एक मैंने लीगल पर्सपेक्टिव की बात की है। लीगल में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ये दोनों क्या है, सेम है। ऑनर और बिजनेस क्या है, सेम है। जो कुछ ऑनर का है वो बिजनेस के क्लेम को पे करने के लिए यूज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप बात कर लें अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में, तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में तो भले वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है, हर एक में ऑनर और बिजनेस सेपरेट है, कि रिकॉर्ड मिक्स नहीं करना। तो लीगल में सिर्फ जेब में रख लें कि लीगल में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप जो है ये सेम है ऑनर और बिजनेस से। क्योंकि बिजनेस के क्लेम्स को पे करने के लिए ऑनर के पास जो कुछ है वो यूज हो सकता है ताकि उसकी लाइबिलिटी जो है वो पूरी हो सके। आगे हमारे पास जो है पार्टनरशिप, आपको आइडिया है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और वो को ऑनर्स कहलाते हैं। और आपको पता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही चूंकि प्रॉफिट अर्न करने से यहाँ प्रॉफिट का वर्ड है। तो बात हम कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। थोड़ा सा ये भी इजी होता है स्टार्ट करना। इस पे भी टैक्स रेट जो है वो इंडिविजुअल या पर्सनल टैक्स रेट पे अप्लाई होते हैं, एक ही दफा टैक्स अप्लाई होगा, कोई डुअल टाइम पे टैक्स नहीं अप्लाई हो रहा होता। और जारी बात है एक से ज्यादा लोग हैं तो फंड्स एक से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो जरा पूल ऑफ मनी पहले वाले से, पहले वाला मीन सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा आपके पास यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगेन यहाँ पर लाइबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये कौन सी लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है।
और दूसरा इसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं होता, और इसमें भी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप जो है वो सीज हो जाती है। तो इसलिए इसकी भी लाइफ देखा जाए तो डिपेंड करती है पार्टनर्स की लाइफ पे। और अगर हम इसकी बात करें, पाकिस्तान में पार्टनरशिप जो है वो एक्ट 1932 फॉलो होता है। पार्टनरशिप डीड यानी कि जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कुछ एग्रीमेंट वो आपस में तय कर लेते हैं, तो उन्हीं को फॉलो करना होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो लगा लें, उसमें उनके राइट्स की बात कर लें, ड्यूटीज की बात कर लें, सर्विसेज वगैरह, टाइम वगैरह, सारा कुछ वो पार्टनरशिप डीड में होता है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ना हो तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको देखा जाएगा कि जो गाइडलाइन वहां अवेलेबल है उसके लिहाज से जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पार्टनरशिप की हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो मेन टाइप्स दो थी हमारे पास, एक लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो है, दूसरी जनरल जो पार्टनरशिप हमारे पास आ जाती है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है हमारे पास कि दो तरह के हमारे पास पार्टनर आ जाते हैं, एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं लिमिटेड। अब जनरल और लिमिटेड के मतलब क्या है? जनरल का मतलब ये है कि ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी। जनरल पार्टनर कौन से होंगे? ऐसे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। और दूसरा, वो बिजनेस के कह लीजिए कि ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, और जो दूसरी बात हम करें कि जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं वो सिर्फ उस अमाउंट तक लायबल होते हैं बिजनेस की लायबिलिटी के लिए जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं फिर जरा इसको शॉर्ट कर दूं जी। जनरल पार्टनर वो होंगे जिनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। और लिमिटेड पार्टनर कौन से होंगे? जिनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। सिंपल सी बात है कि लिमिटेड पार्टनरशिप ऐसी है जिसमें जनरल पार्टनर्स भी होंगे और जिसमें हमारे पास क्या है? लिमिटेड पार्टनर्स भी होंगे। लिमिटेड मीन जिनकी लायबिलिटी लिमिट होगी। और अगर जनरल का देखा जाए उसमें सारे पार्टनर्स वो होते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हम बात कर रहे थे ना कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है ना कि जनरल पार्टनरशिप क्या होगी। जनरल पार्टनरशिप वो होगी जिसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। जैसे देखिए थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर जिस पार्टनरशिप की बात कर रहे थे वो कौन सी पार्टनरशिप थी? जनरल पार्टनरशिप थी। तो उसमें तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। तो इसलिए अगर नाम मेंशन किया जाए कि पार्टनरशिप कौन सी है तो वो कौन सी हम कंसिडर करेंगे, किसको अज्यूम करेंगे? वो पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप हम अज्यूम करेंगे। अच्छा, तो लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होगी जी? जिसमें एक पार्टनर आपका कम से कम ऐसा हो जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, और बाकी सारे पार्टनर वो हो सकते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। यानी कि मिक्स होता है दोनों तरह के पार्टनर्स का, लिमिटेड लायबिलिटी का भी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी। तो और दूसरी बात हमने क्या की थी कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है, जो जनरल पार्टनर होता है लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर, वो बिजनेस के अफेयर्स को देखता है, रन करता है बिजनेस को। ठीक है, तो और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अच्छा, आगे हम बात करें तो कॉर्पोरेशन आ जाती है जी। कॉर्पोरेशन में हमारे पास जो है वो ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो फॉलो होता है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि इट्स एन कह लीजिए कि आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप या मैं, हम नेचुरल पर्सन है, वैसे कॉर्पोरेशन जो कंपनीज हैं ये भी क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसा कि आप और मैं एक पर्सन है, वैसे ही कॉर्पोरेशन एक पर्सन है। तो लेकिन क्या फर्क है? आप और मैं नेचुरल पर्सन है, और जो कॉर्पोरेशन या कंपनी है ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आप और मैं जैसे किसी के साथ एग्रीमेंट पे एंटर हो सकते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेशन भी किसी के साथ एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। तो क्या मीनिंग इसके बनते हैं? इसके मीनिंग बनते हैं कि कल को अगर कोई पर्सन सू करना चाहता है कॉर्पोरेशन पे, तो वो ऑनर्स के नेम पे सू नहीं करेगा, रादर वो कॉर्पोरेशन के नेम पे सू करेगा, वो कंपनी के नेम पे सू करेगा। एंग्रो की बात कर ले तो एंग्रो कंपनी का नेम यूज करके एंग्रो पे सू करेगा। किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो उस यूनिवर्सिटी के नेम पे भी सू करेगा। अच्छा, इसी तरह को और बिजनेस देख लें तो वो उनके नेम पे सू करेगा, क्योंकि ऑनर और वो कॉर्पोरेशन सेपरेट होते हैं एक दूसरे से लीगल पर्पस के लिए। यही थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप की बात हम जब कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो ऑनर के नेम पे सू करेगा, बिजनेस के नेम पे सू नहीं करेगा। जबकि कारपोरेशन में इसका ऑपोजिट है। कारपोरेशन में क्या होगा कि वो जो बिजनेस का नेम है, एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी, तो वो उसके नेम पर सू करता है कि एक्स वाई जी वर्सेस मिस्टर ए बी सी। ठीक है, तो ये वाला केस ऐसे होता है। तो
ABC, ए मतलब आपने शुरू किया कंपनी पे, कंपनी का नेम था XYZ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए वर्सेस एक्स जो है वो ABC कह दिया, या XYZ कह दिया, कंपनी का नेम अगर XYZ लेना है। अच्छा, शॉर्ट ये कि कारपोरेशन जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर जो है वो इनकारपोरेट होती हैं, और इनकारपोरेट करने के लिए पहले से इसके कह लीजिए कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफिल करना होती हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको पूरा करनी होती है, जैसा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, ऐसे सो ऑन। ये रिक्वायरमेंट्स होती है, जब तक आप इनको पूरा नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में बात की जाए तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि कारपोरेशन को इनकारपोरेट करने के लिए डील करता है। आपको सबसे पहले तो देखना होता है कि आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम है कि नहीं है। आप जो नेम सजेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी का, क्या वो नेम आपको अवेलेबल है? तो SCCP से आप कांटेक्ट करते हैं, वो एक फॉर्म होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम फॉर्म कहते हैं उसे, वो आप फिल करके उनको देते हैं, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है पूरी करते हुए। तो फिर उसके बाद अगर आपको नेम अवेलेबल हो तो आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी फ़ी है, तो वो आपको पे करना होती है। और अगेन ये सारे चूंकि लीगल स्टेप्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना है। तो जो ऑनर्स ये कारपोरेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनको इसमें एक्सपर्टीज ना हो। तो जब उनको इनमें एक्सपर्टीज ना हो तो डेफिनेटली कुछ एक्सपर्ट्स की इन्हें सर्विसेज देना पड़ती है। वो एक्सपर्ट्स नॉर्मली लायर होते हैं, LAWYER, लायर्स, जिन्हें प्रमोटर्स भी कहा जाता है, जो बिजनेस को इनकारपोरेट करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और वो प्रमोटर्स इस सर्विस को प्रोवाइड करने की फी चार्ज करते हैं। अब देखा जाए तो ये देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि ये कारपोरेशन का जो बिजनेस है इसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है जैसे पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में दिल किया तो आपने बस मुआहदा किया और आपका बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या सोल प्रोप्राइटर तो आज दिल किया अभी बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना। कारपोरेशन में ऐसा नहीं है, आपको अपनी कारपोरेशन को रजिस्टर करवाना होता है, और वो SCCP के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप पूरी करते हैं तो फिर जाकर आप बिजनेस को जो है वो इनकारपोरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि जब बिजनेस इनकारपोरेट होगा तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन। अब ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको अगेन कुछ उनकी जो कह लीजिए रिक्वायरमेंट्स है पूरी करते हुए एक और सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, के सर्टिफिकेट टू स्टार्ट द बिजनेस। तो स्टार्ट करने का बिजनेस भी जो है वो ऑपरेशंस में जब आ जाते हैं वो भी आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके अलावा जो है आपको बाइंडिंग होती है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, और वो एक साल में एटलीस्ट एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, और कॉमन शेयर होल्डर्स वोट अपना वहाँ कास्ट करते हैं, और मेजर डिसीजन जो है कंपनी के वहाँ होते हैं। तो उन मेजर डिसीजन में जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी सिलेक्शन हो गई वोटिंग के थ्रू, और इसी तरह जो प्रेसिडेंट का रेमुनरेशन हो गया, या कंपनी की ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं, तो जितने मेजर डिसीजंस हैं जिनकी अप्रूवल चाहिए होती है, तो वो ऑनर से अप्रूवल जो वेट करवानी होती है वो आपको एनुअल जनरल मीटिंग में थ्रू शेयर होल्डर्स मीटिंग जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग वहां पर लेना होती है, और वोटिंग होती है। फिर आपको याद होगा कंसेप्ट होता है प्रॉक्सी फाइट का। तो जो शेयर होल्डर्स उस मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड ना कर सकें, तो वो अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी और शेयर होल्डर को दे दिया, तो प्रॉक्सी फॉर्म होता है, वो हर शेयर होल्डर जो मीटिंग अटेंड करना चाहता है वो चाहता है कि वो प्रॉक्सी फॉर्म ले ले। तो क्या है कि वो शेयर होल्डर ए है, ए मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता तो ए की जगह बी चला जाता है, लेकिन बी के पास वो फॉर्म होता है जिसपे ए ऑथोराइज करता है कि बी को, कि बी वोट कास्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ ए। तो बी जिधर चाहेगा वहां मीटिंग के अंदर वोट कास्ट कर देता है। तो इसलिए प्रॉक्सी फाइट होती है, और कार्टेल बनते हैं, लोगों का ग्रुप बन जाते हैं ताकि वो अपना जो मनपसंद डिसीजन है उसके फेवर में जो है वोट कास्ट करवा लें। तो एक प्रॉक्सी फाइट वाला भी होता है। तो देखिए ना, एक मुकम्मल एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है यहाँ पर देखा जाए कॉर्पोरेशन को। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसकी बात कर लें एडवांटेजेस की जी, तो इसमें लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जितना ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में सिर्फ उस हद तक ऑनर्स लायबल है, उससे ज़्यादा नहीं। और लाइफ इसकी जो है वो ऑनर की लाइफ के साथ जो है वो टाई नहीं हुई।
ऑनर्स की डेथ हो सकती है, ऑनर जो है वो उससे जो शेयर्स हैं जो लीगल हायर्स होते हैं उनको ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनर की डेथ की वजह से कारपोरेशन सीज हो गई, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो इसमें ऑनरशिप है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। शेयर आपके पास है, वो शेयर आप एक टेलीफोन कॉल पर सेल कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स, या अगर आपका अपना अकाउंट वहां पर आपने जो है वो ओपन किया हुआ है अलग, तो आप अगर आपके पास लाइसेंस है एज अ ब्रोकर तो आप खुद भी बाय कर सकते। तो सिंपली क्या है कि थ्रू ब्रोकर जो है वो आप अपने शेयर्स परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि ऑनर कौन है? जिसके पास शेयर है। आपको अभी जरूरत है, शेयर सेल कर सकते हैं। तो जबकि जो ये हमारे पास पार्टनरशिप लगा लें या हमारे पास जो है वो कह लीजिए कि सोल प्रोप्राइटर, वहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। पार्टनर नया आएगा तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई फॉर्म हो जाएगी। सोल प्रोप्राइटर जो है वो अगर है तो वो अकेला ही है, नहीं है तो बिजनेस नहीं है। जबकि कारपोरेशन में ऐसा नहीं है। कारपोरेशन में जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हैंड चेंज हो जाते हैं। आज एक के पास है, दूसरा बी के पास चला गया, फिर सी के पास चला गया। तो सो ऑन ऐसी चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, हो सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हमने यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर ले तो हमारे पास आ जाता है कि फंड रेज करने, यानी कि वो ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि लार्ज पूल है। आप अक्रॉस द कंट्री एक जो है वो ऐड देते हैं जी, या कमर्शियल आता है जी कि फलां कंपनी है वो अपने शेयर सेल करना चाह रही है। तो जो जो बंदा जहां पर भी होगा उसके शेयर परचेज करेगा, वो कंपनी को पैसे तो कैपिटल रेज करना इजी है। ठीक है। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कैपिटल रेज करना इजी है, कि वो आपके पास एक तो मनी की अमाउंट ज्यादा आ जाए, दूसरा जो है वो लोगों का ट्रस्ट होता है। क्योंकि डेफिनेटली अगर इस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉपर उसके स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करके, तो फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करके ये बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। जिससे लोगों का ट्रस्ट इस पे क्या होता है, वो बहाल होता है, लोगों का ट्रस्ट इस पे ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई जो लोग होते हैं वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जरा जो प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक बेटा हमने जो बात की है वो इसके एडवांटेजेस की बात की है। बाकी आपको पता है कि ये एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छा जो है वो कह लीजिए कि कंक्रीट इंफॉर्मेशन का डाटा मिल सकता है इनको, और डिसीजन मेकिंग में जो कि हेल्पफुल हो सकता है। और बाकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, उस पर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करें थे, बड़ा ही टाइम लगा। और डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है वो है डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन क्या है कि जब कंपनी चूंकि सेपरेट है, तो जब कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ, जब कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनी, तो एक टैक्स वहां पर अप्लाई हुआ। फिर वही प्रॉफिट जब ऑनर्स में शेयर होल्डर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसी प्रॉफिट पे दोबारा फिर टैक्स लगता है। तो एक ही प्रॉफिट पे दो दफा टैक्स लग जाता है, एक जब कंपनी का प्रॉफिट है, फिर इसी को जब एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो सेकंड जो है वो टैक्स तब उस पर अप्लाई होता है, चार्ज होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह हम बात करें, हमने कहा था कि अंदर कुछ और भी टैक्स होती हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। इसमें बेसिकली दो तरह के फीचर जो है ना, या दो तरह का इसमें मिक्सचर आ जाता है। एक इसमें आ जाता है पार्टनरशिप के फीचर्स आ जाते हैं। अब पार्टनरशिप में क्या था कि उस पर डबल टैक्सेशन नहीं थी। और कंपनी का फीचर आ जाता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि डुअल, इसको हाइब्रिड फंक्शंस की कंपनीज भी कह सकते हैं हम। हाइब्रिड मीन टू डुअल फंक्शंस हैं। एक फंक्शन क्या है कि लायबिलिटी इसकी है लिमिटेड, दूसरा फंक्शन क्या है कि इस पे कोई टैक्स पे नहीं होगा। ठीक है। तो ये इसका डुअल जो कह लीजिए कि या हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स की एक ऑपरेशन आ जाती है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है, जिसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि टैक्सेशन के परस्पेक्टिव में पार्टनरशिप कंसिडर की जाती है, यानी कि वन लेयर ऑफ टैक्स अप्लाई होगी। और जबकि अगर हम बात कर लें इसकी लायबिलिटी की, तो वहां पर इसकी लायबिलिटी आई थी लिमिटेड। ठीक है। तो ये इसके अलावा स्मॉल कंपनीज भी आ जाती हैं जी। तो ये था बेटा हमारा यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। इस पे मजीद डिटेल अगर चाहेंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं। तो बस जितना कह लीजिए कि रेलेवेंट था, रिक्वायर्ड था, मैंने डिस्कस किया है। समहाउ अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।